अब अंश जी इसको दोबारा ले जाओ आप। और रिकॉर्ड। हाँ, अब यहाँ पे जो है, क्योंकि अब इलेक्शन होनी है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को जो है रिजल्ट आना है, दोपहर के 2-2:30 बजे तक आना है। तो आप यहाँ पे जो दशा है, यहाँ पे आप ट्रांजिट के अंदर 8/2/2025 और लगभग आप देखो कि 2-3 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 2:30 बजे तक। तो इट इज 2:30 और 15, 14 और 15। 2 बजे का ले लिया मैंने। ठीक है, 2 बजे ले लो, 3 बजे ले लो, उसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्या मतलब ये अनुसूचित, क्या हम इसको जो है जैसे मीडिया वाले रुझान बताते हैं, तो हम इसको रुझान भी तो मान सकते हैं। नहीं गुरुजी जी, हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का रुझान ये जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। जी 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 जी, सही कह रहे हो आप। अब आप इसको अगर देखेंगे तो 8 तारीख को जो दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा चल रहे हैं, वो मरकरी, शनि, मार्स और जुपिटर। तो हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पर वो सूक्ष्म लॉर्ड पे रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम दशा भुक्ति अंतरा को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि दशा भुक्ति अंतरा जो है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब यदि आप सबसे पहले देखो मरकरी जी, मरकरी दशा है, मरकरी जो है वो वीनस के स्टार में है, मून के सब में है और वीनस के सब में है जी। मरकरी जो है, अगर आप ट्रांजिट, मरकरी जो है वो वीनस के स्टार में है, मून के सब में है और वीनस के सब में है। अब क्योंकि मरकरी को पीएस नहीं है, पोजीशनल स्टेटस नहीं है जी, तो फिर वीनस को यदि हम पढ़ेंगे तो वीनस पहले कस्प का स्टार लॉर्ड बना है और 11वें कस्प का सब लॉर्ड बना है। पहले कस्प का स्टार लॉर्ड और 11वें कस्प का सब लॉर्ड बना है। तो इसने एक तरह से 11वें कस्प को इन्वॉल्व कर लिया, जो इच्छा पूर्ति का कस्प है। उसके बाद मून को पढ़ेंगे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मून जो है बहुत स्ट्रांगली असेंडेंट को फेवर कर रहा है, और मून को पढ़ेंगे तो पहले कस्प का सब लॉर्ड है और छठे कस्प का स्टार लॉर्ड है। यानी 1/11 की इन्वॉल्वमेंट के बाद 1/6 से कमिटमेंट हो गया, और फाइनल कंफर्मेशन देखेंगे यदि वीनस का, तो वो 11 का सब लॉर्ड बना है, स्ट्रॉन्ग इच्छा पूर्ति दे रहा है। इसका मतलब मरकरी भी जो है, दशा लॉर्ड भी जो है, वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दे रहा है, इसलिए इशारा करता है कि बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा है। ओपोनेंट का हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद दशा के बाद अगर आप देखोगे भुक्ति, तो भुक्ति जो है वो शनि की है। शनि जो है वो भुक्ति लॉर्ड बना है। अब शनि को भी जो है पीएस नहीं है। अब शनि को पीएस नहीं है तो शनि को हम उसके स्टार, उसके सब और उसके सब के थ्रू पढ़ेंगे। अब शनि देखोगे अगर आप जुपिटर के स्टार में है, हाँ जी, और जुपिटर को देखोगे अगर आप, तो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है। पहले कस्प में अगर आप देखोगे इसको, बैठा हुआ है जुपिटर। ये देखो पहले कस्प में बैठा हुआ है, बाबा चार्ट में देखो उस डेट के पहले कस्प में बैठा हुआ है। अगर वहां देखोगे तो बैठा हुआ है। इसको नीचे कर लो आप, इस चार्ट को नीचे कर लो। नीचे करोगे तो ये देखो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है, यहां भी वही दिखेगा आपको। ठीक है, तो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है, पहले कस्प का सब लॉर्ड, वर्चुअल सब लॉर्ड बना है। फिर जुपिटर को देख पढ़ोगे यदि आप, तो जुपिटर छठे का सब लॉर्ड बना है और छठे का सब लॉर्ड बना है। बहुत अच्छा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना है, एक सब लॉर्ड और छठे का सब लॉर्ड। जी गुरुजी। अब इसके बाद हम कमिटमेंट लेवल पे देखेंगे कि राहु के थ्रू क्या कमिट कर रहा है। अब राहु भी जुपिटर और शनि है जी। अब राहु यदि आप देखोगे तो राहु 11वें कस्प में बैठा हुआ है, 11 का वर्चुअल सब लॉर्ड है जी। राहु 11 का सब लॉर्ड भी है, स्टार लॉर्ड भी है। 11, हाँ जी हाँ जी।
और 11वें में बैठा भी हुआ है जी और इसके साथ अगर हम राहु को जुपिटर के माध्यम से पढ़ेंगे तो हम ऑलरेडी जुपिटर देख चुके हैं कि पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड है, छठे का पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड भी है, छठे का सब लॉर्ड भी है। और यदि आप देखोगे तो राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से जुपिटर 11वें का जो है वर्चुअल सब लॉर्ड भी है जी तो अगर आप देखोगे तो ये उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन में भी अगर आप जुपिटर के थ्रू पढ़ोगे तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के जीतने की ओर इशारा करता है। तो सैटर्न का जो भुक्ति है, दशा और भुक्ति दोनों के दोनों सैटर्न बीजेपी की तरफ जीतने की तरफ इशारा करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरा लॉर्ड, और अंतरा लॉर्ड जो है वो मार्स है, जिसको पीएस है जी, मार्स पीएस है। ठीक है। अब मार्स देखोगे आप तो पहले कस्प का साइन लॉर्ड बना हुआ है, हाँ जी, पहले कस्प में साइन लॉर्ड है, पहले कस्प ठीक का है। साइन। इसके अलावा ना वो छठे में है ना 11वें में है, जी इधर इन 6 नॉर इन 11। मार्स जो है जुपिटर के स्टार में बैठा। देखिए जब किसी को जीतना होता है तो कॉम्बिनेशंस कितने स्ट्रांग बनते हैं, और जुपिटर हम अभी पढ़े हैं, अभी पढ़ा है हमने जुपिटर, पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड है और छठे का सब लॉर्ड भी है। और जुपिटर क्योंकि राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है तो 11वें कस्प का वर्चुअल सब लॉर्ड भी है। तो एक तरह से देखोगे 1, 6, 11 तीनों का सब लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो गया। और फाइनल कंफर्मेशन अगर आप पढ़ोगे तो वो राहु के थ्रू, राहु जुपिटर और सैटर्न के थ्रू यदि आप देखोगे तो हमारे पास वही रिजल्ट मिलेगा, वही हमारे पास कस्प आएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और फाइनल कंफर्मेशन जो है वो सैटर्न के थ्रू है। तो फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न के थ्रू है। तो क्योंकि थोड़ा सा परमिशन दें तो मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगा मार्स के बारे में। हाँ जी, मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। किसी भी प्रतिस्पर्धा में कंटेस्ट में मंगल का बड़ा भारी रोल लेता है और तीसरे भाव का बड़ा रोल लेता है। करेक्ट। यहाँ सप्लास आप देख रहे हैं कि मार्स पीएस होकर के तीसरे भाव में बैठा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जुपिटर के स्टार में लगन में बैठा है। माने लगन जो अपने को इतनी ज्यादा पराक्रम के स्टेज में आ जा रही है कि लगन अपने जो हम प्रेडिक्शन का पार्ट लेते हैं या फलित का पार्ट लेते हैं लिंकेज के साथ साथ, तो जुपिटर मार्स दोनों मित्र भी आते हैं और दोनों के जो है 1 और 3 का संबंध बनता है प्रोग्रेस करते हुए। तो पराक्रम को बहुत ज्यादा हाई बना रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी का पराक्रम जो है अपोनेंट के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं बाद में एनालाइज करके बाद में ये पॉइंट पे आना चाहता था। चलो आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। आपने पहले बता दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अंतरा लॉर्ड भी जो है बीजेपी को स्ट्रांगली फेवर कर रहा है। अब सूक्ष्मा को देखेंगे यदि हम, तो हमारे पास 8 तारीख को जो सूक्ष्मा है वो जुपिटर है, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जुपिटर जो है बहुत स्ट्रांगली बीजेपी को फेवर कर रहा है, क्योंकि जुपिटर मून के स्टार में, सैटर्न के सब में और जुपिटर के सब में है, जो बहुत स्ट्रांगली 1, 6, 11 का प्रॉमिस दे रहे हैं और 1, 6, 11 से ही कमिटमेंट दे रहे हैं। तो सूक्ष्मा भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो सूक्ष्मा भी फेवर कर रही है। अब यदि हम प्राणा देखेंगे, और जो प्राणा जो है वो भी जुपिटर का ही बना हुआ है जी, प्राणा भी जुपिटर का बना हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे प्लैनेट्स, सारी दशा बहुत स्ट्रांगली बीजेपी की फेवर में इशारा कर रही हैं। अब इस बात को, इसकी और जांच अगर हम करें तो हमें जो है अपोनेंट का जो हाउस है, अपोनेंट पार्टीज का, वो है 7th हाउस जी, और 7th का सब लॉर्ड जो है हमारे पास चंद्र ही है, वो मून है। तो जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो स्ट्रांगली बीजेपी की तरफ, बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम
5वें और 12वें का सब लॉर्ड देखेंगे तो वो मरकरी है, दोनों का सब लॉर्ड, 5वें का भी और 12वें का भी। और मरकरी भी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि मरकरी भी जो है अगर आप देखोगे तो मरकरी भी स्ट्रांगली जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मरकरी दशा लॉर्ड है और दशा लॉर्ड जो है वो वीनस के स्टार में, मून के सब में और वीनस के सब में पड़ा है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो इस इलेक्शन में बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, क्योंकि ओपोनेंट के 5वें और 12वें के सब लॉर्ड भी जीत की इशारा बीजेपी की तरफ ही कर रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्ट होगा इसमें, जो हम आपके प्रश्न के बेसिस पे एनालाइज करके बता रहे हैं, वो ये कि बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरा, अभी आपको ओझा जी ने भी बताया कि क्योंकि थर्ड हाउस का पहले का थर्ड मल्टीपल हाउस होता है और स्ट्रेंथ का हाउस होता है, तो जो असेंडेंट है वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ जो है इस चुनाव को लड़ेगा और जीत की तरफ जो है प्रोग्रेसर होगा। ठीक, लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं थर्ड हाउस क्योंकि पराक्रम का है और प्रश्न बीजेपी को लेकर था जो कि लग्नेश है, तो हम कहते हैं कि बीजेपी के अंदर इस समय पराक्रम भरपूर है और लग्नेश जो है खुद मंगल है, मंगल खुद साथ में पराक्रम कारक माने गए हैं। आप इसके अलावा भी देखो, अगर ओपोनेंट का पराक्रम जो है 9वें हाउस से देंगे जी, 9वें हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जी, और 9वें हाउस में सन और मरकरी बैठे हैं। मरकरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुपिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सब उसी और इशारा कर रहे हैं, ये सब उसी और इशारा कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं क्योंकि नवम हाउस जो कि अपोनेंट का पराक्रम है वो खुद से लगन में जाकर बैठ गया था, उनका पराक्रम भी कहीं ना कहीं लगन को ही सपोर्ट कर रहा है, लगन को ही सपोर्ट कर रहा है। यानी जितने भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने भी वो नए नए जो है वो आइडियाज लेके आते हैं, उनसे उनको फायदे की बजाय उनकी लगनकर्ता को उससे ज्यादा फायदा होता है। और आप देखोगे भी जो कुछ हम मीडिया में सुनते हैं या देखते हैं कि मीडिया में आपने देखा है कि जब भी आप कोई ना कोई जो ओपोनेंट पार्टीज है कोई ना कोई इशू लेके आती हैं, तो उस इशू का नेगेटिव होने की बजाय बीजेपी की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। जी 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 जी। तो इसका यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इस ओर ही इशारा कर रहा है, जैसे इशारा कर रहा है। चार्ट को रोटेट कर दो, साथ से जो है हमारे दर्शकों को और जो एस्ट्रोलॉजी कस्पल इंटरलिंक को जानते हैं या नहीं जानते उनको भी पता लगेगा कि इस समय एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में रोटेशन करने का भी प्रावधान है। मैंने ये चार्ट 7 से रोटेट कर दिया। 7th हाउस कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में माना जाता है अपोनेंट। हमने प्रश्न किया था बीजेपी की जीत के लिए, तो और हमारा फोकस था कि बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में से कौन सी पार्टी विजयी होगी, तो 7th हाउस आम पार्टी को यहाँ दर्शाता है। अपोनेंट बन गया, अभी अपोनेंट बन गया, तो यहाँ पे हमारे जो एस्ट्रोलॉजी वाले जो है जानते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक जो है दो तरह के दर्शक मिलते हैं। एक तो ऐसे जो पॉलिटिकल होते हैं, इनको इंटरेस्ट होता है कि जीत कौन रहा है, बीजेपी जीत रही है कि आप जीत रही है, यहीं तक सीमित रहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको यही पता होना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जैसे सुनार जो है रत्ती पाई पाई का हिसाब रखता है, हमारे सॉफ्टवेयर में रत्ती पाई पाई का हिसाब होता है जी। इसलिए हमारा मंतव्य है कि हमने इसको रोटेट करके ही बता दिया है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट 7 को जो अपोनेंट पार्टी है इसको जो असेंडेंट रोटेट कर देंगे, तभी हम मून को पढ़ चुके हैं जो हमारे बीजेपी के फेवर में था, मरकरी को भी पढ़ चुके जो उनके फेवर में था। तो मतलब यह है कि रोटेट करने से थोड़ा सा और उनको क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए, अगर आप इस चार्ट को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने के बाद जो असेंडेंट का सब लॉर्ड है यानी ओपोनेंट पार्टी का सब लॉर्ड चंद्रमा बनेगा जी, ठीक है, छठे का सब लॉर्ड मरकरी बनेगा और 11वें का सब लॉर्ड भी मरकरी बनेगा। और हम तीनों को पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा मरकरी दोनों के दोनों जो है वो ओपोनेंट को फेवर, ये जो ओपोनेंट इनका
यानी बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। जी, बीजेपी को फेवर कर रहा है। लगन को ज्यादा फेवर कर रहे थे, जो प्रश्न लगन था हाँ जी हाँ, जो प्रश्न लगन था उसको ज्यादा फेवर कर रहे थे, ऐसा कह देंगे जी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि ठीक है, इसमें एक मिनट सर, एक मिनट और बोलना चाहूंगा आपकी परमिशन से। आप देखें इस रोटेट चार्ट में देखें तो मून जो है जिसका स्टार लॉर्ड मरकरी है 6 का सब लॉर्ड बना है और 11 का सब लॉर्ड, माने अपोनेंट के लिए 6-11 दे रहा है, मैंने उसको विक्ट्री होने के यहाँ भी इंडिकेशन दे रहा है। और कस्टल इंटरलिंक में कमिटमेंट जो है या स्टेलर थ्योरी में कमिटमेंट हमारे क्वालिफिकेशन और जो है स्पेसिफिकेशन की इम्पोर्टेंस दी गई है। तो वो मून हमारा जो है मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है, जरा थोड़ा नीचे करो उसको, मून का जो है सैटर्न है, वो सैटर्न हमारा जो है कमिटमेंट नहीं कर रहा है, इनको 11 में कमिटमेंट नहीं कर रहा, हमारा जो है 6 में जरूर कमिटमेंट कर रहा है। ठीक है, मैं 10 पर खोल देता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, इससे मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अपोनेंट पार्टी जो है मतलब जो बीजेपी है उसे काफी कमजोर पड़ेगी। ठीक है गुरु जी, जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न कुंडली ने हमें ये इंडिकेशन दिया है कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है और ये हमें इंडिकेशन देता है कि बीजेपी की यहाँ पर जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये भी आइडिया यहाँ लगा सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितने बहुमत में आएगी या अल्पमत में आएगी, या फिर जोड़ साठ जाट करके कुछ सरकार बनाएगी? क्या इस तरह की कुछ इंडिकेशन हमें यहाँ मिल सकते हैं? डॉक्टर अंश, एक मिनट सर, डॉक्टर अंश गोयल जी, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर कपला साहब की हॉररी में इतनी मास्टरी है कि ये सीट भी निकाल लेते हैं। जी 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 जी, ये सीट तो भी निकाल लेते हैं। क्रिकेट के खेल में जब हॉररी लगाते हैं क्रिकेट में, वहाँ बल्लेबाजी भी निकालते हैं इधर। तो इनसे पूछो कितनी सीटें आना चाहिए आदरणीय जी। मैं इस सीट के लिए ना आप ऐसे करो अंश जी, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है उस दिन का ट्रांजिट चार्ट लगाओ। ठीक, और ट्रांजिट चार्ट लगाओ 8 तारीख का। मैं लगाता हूँ, 8 तारीख का ट्रांजिट चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, ट्रांजिट चार्ट 5 का लगेगा ना? नहीं, वो इलेक्शन के रिजल्ट वाली डेट का। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट वाली डेट का 8/2/2025 का 2 बजे का टाइम। 2 बजे का ही लगाया था ना आपने? हाँ जी, 2 बजे का ही मैंने लगा दिया है। हाँ, ये हाँ। अब ये मेथड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत स्टीक मेथड है, लेकिन ये एक तरीका है जानने के लिए कि लगभग कितनी सीट्स आ सकती हैं जी, जो पार्टी जीतेगी या असेंडेंट को। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो फर्स्ट कस्प है जी, असेंडेंट जो है वो जेमिनी के साइन में अराइज होता है जी, ठीक है। और फर्स्ट कस्प के जो राशि लॉर्ड है वो मरकरी है, स्टार लॉर्ड मार्स है, सब लॉर्ड वीनस है और सब लॉर्ड मरकरी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सीधा जो है यहाँ से सब लॉर्ड के टेबल पे चले जाएंगे। ठीक, मैं सब लॉर्ड की टेबल खोल लेता हूँ। हाँ, सब लॉर्ड के टेबल पे चले जाएंगे। और जब हम सब लॉर्ड के टेबल पे जाएंगे तो सब लॉर्ड के टेबल के ऊपर सबसे पहले तो हम सब टेबल पे जाएंगे जो 1 से लेके 2193 के बीच में है जी, सब टेबल पे। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास जो असेंडेंट राइज कर रहा था वो जेमिनी था, तो हम क्या करेंगे, जेमिनी में जाएंगे। जेमिनी में जाएंगे आप, जेमिनी में आ गए। ठीक, ठीक है जी। तो जेमिनी में यदि हम आएंगे कि 4 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री पे आ जाओ। मर्क्यूरी मार्स, ठीक, ये मर्क्यूरी मार्स वीनस, ठीक है। ये अंश जी एक काम करो, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी जो है वो 362 से शुरू होगा। नहीं, हम 249 वाला देख लेते हैं ना गुरु। 249 वाले में लगा लो। 249 वाले में मैंने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपकी, मैंने 249 वाला ही खोला है। जेमिनी 2 डिग्री 40 मिनट 1 सेकंड पर ये आया है मर्क्यूरी मार्स वीनस।
हाँ, मरकरी मार्स वीनस। ओके, सो मरकरी मार्स वीनस जो है हमारे पास 2 डिग्री 40 मिनट्स पे आया, और इसके सामने यदि आप नंबर देखो तो ये 44 का नंबर आता है जी, 44। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 44 में से -+3 कर दो आप, क्योंकि क्या है 70 सीटें हैं टोटल। जी, टोटल 70 है। ठीक है ना, तो टोटल 70 है। यदि हम टोटल 70 में 10% का एरर लेके चलें तो हमारे पास एक ऐसा फिगर होना चाहिए जो 7 के अंतराल में नीचे और ऊपर कवर हो जाए। ठीक। अब 44 मैक्सिमम है, ठीक है, तो 44 मैक्सिमम है। यदि हम यही नंबर 40 पे ले आए जी, तो 40 में 3.5 ऐड करेंगे, लगभग 44 हो गया। यानी 41 में 3 ऐड करोगे आप, और इससे 3 कम करोगे तो 38 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बीजेपी की सीट जीतने की संभावना है वो 38 से लेके 44 के बीच में कोई भी आंकड़ा आ सकता है। ठीक है, 38 के बीच में हम 50% से ऊपर तो जा रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास जो है वो 38 से लेके 44 के बीच का कोई भी आंकड़ा आ सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 44 से एक आधी एक्स्ट्रा भी आ सकती है, क्योंकि इसका जो है बहुत सटीकता से अध्ययन करने के लिए और बहुत सारी बातें भी जो है वो देखनी पड़ेगी। तो ये हमारा एस्टीमेट है। कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में इस प्रश्न कुंडली के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, जिसमें बहुमत के साथ सरकार बने 38 से 45 के बीच में सीट्स आने की संभावना है। बाकी मेजॉरिटी में अवश्य है, हम मेजॉरिटी में अवश्य आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं सटीकता के साथ, बिना किसी शंका के हम कह सकते हैं। तो होपफुली आज हमारे सभी दर्शकों को कस्पल इंटरलिंक और प्रश्न कुंडली किस तरह से एनालिसिस की जाती है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आदरणीय गुरुदेव कपिला जी और आदरणीय गुरुदेव राम प्रकाश ओझा जी बहुत वर्षों से इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं, और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि कितनी सटीकता के साथ वो प्रिडिक्शन देते हैं। और ये हम सभी की जिज्ञासा थी, पूरे देश की इस समय जो जिज्ञासा है कि इस चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत ही लॉजिकली, और क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकांश लोग की केजरीवाल की जन्म कुंडली ये बोल रही है, उसकी जन्म कुंडली ये बोल रही है, उसके माध्यम से करते हैं, जो कि कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें कह नहीं सकते कि कितनी सटीकता है, किंतु प्रश्न कुंडली एकदम सटीक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जिस समय आपके मन में प्रश्न आया, जो नंबर आपके मन में आया वो इष्ट इच्छा से आता है। आप इष्ट इच्छा से कोई नंबर एक डिसाइड करते हैं, आप इष्ट इच्छा से अपने किसी प्रश्न को लिखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको एक नंबर दिया, एक इच्छा दी, जिसके आधार पर आपने एक कुंडली बनाई, और वो कुंडली आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होती है। और जितना गुरुदेव को अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न कुंडली तो हमें बीजेपी की जीत की ओर पूरी तरह से इशारा कर रही है। बाकी हम कहेंगे कि परफेक्ट कोई नहीं होता, हुई सुई जो राम रची राखा, प्रभु, बाकी सब प्रभु की इच्छा में है। हम केवल जो इंडिकेशन, हम तो ये कहेंगे कि हमारा एस्ट्रोलॉजी का रुझान है, जब मीडिया वाले अपना रुझान बोलते हैं तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का यही कहोगे आप कि हमारा रुझान जो है वो ये रुझान है, एस्ट्रोलॉजी का रुझान है। और ये रुझान भी जो है बेस्ड ऑन द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ये हवा में नहीं है कि राहु ऐसा हो गया, जुपिटर ऐसा हो गया, शनि ऐसा हो गया, क्या मोदी जी की कुंडली ये कह रही है, योगी कह रही है, केजरीवाल ही कह रही है, क्या हम 70 की 70 कुंडलियों को पढ़ने के बाद एनालिसिस करेंगे? ये हमारा मेथड जो है सबसे सर्वोत्तम और बहुत ही सटीक मेथड होता है, जिसको वैदिक आरसरी सिस्टम में भी प्रश्न लगन को, नाड़ी सिस्टम में भी प्रश्न लगन को सबसे ज्यादा उचित माध्यम माना गया है प्रेडिक्शन करने का। जी आप नाड़ी के विद्वान है, रघुनंदी नाड़ी के विद्वान है, आपके बहुत सारे वीडियो जो आप देखे मैंने जो है, तो आपको भी बहुत पढ़ने का मौका मिला होगा कि जब जन्म कुंडली उठाते हैं तो साथ साथ में पहले प्रश्न कुंडली से टैली करते हैं कि उसकी असाइनमेंट सही है कि नहीं सही है। हाँ, सही कह रहे हो। शिक्षण का तरीका ये होता है नाड़ी में भी, जैसे कि करते ही है कि किसी व्यक्ति ने जिस समय हमसे कोई
अपना क्वेश्चन लिखा या कोई व्यक्ति द्वार पर आया, नाड़ी ग्रंथ कहते हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए, आप सबसे पहले उसी समय को नोट कर लीजिएगा। उस समय को नोट करने के बाद आप उस समय की कुंडली बनाइएगा और तब आप उस व्यक्ति की कुंडली पर अध्ययन कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये व्यक्ति किस प्रश्न के साथ आया है, उस प्रश्न में कितनी सफलता की और कितनी असफलता की संभावना है। तो प्रश्न कुंडली को तो ये निर्वादित सत्य है कि प्रश्न कुंडली को ज्योतिष की समस्त पद्धतियों में सबसे सटीक माना गया, क्योंकि हमारे जन्म समय में कुछ अंतर हो सकता है। जन्म समय का हम कह सकते हैं कि भाई जब डिलीवरी हुई उस समय कोई व्यक्ति कितना सटीक समय नोट कर पाया या नहीं कर पाया, मगर प्रश्न कुंडली तो हमें एग्जैक्ट वही टाइम देती है जिस समय प्रश्न आया। बहुत सटीकता से इसके साथ जो है हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलता। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद कपिला साहब, आपने आप सबका सर ऑलरेडी कस्पल इंटरलिंक खास तौर से ऑलरेडी इतना बढ़िया मार्गदर्शन दे करके इतना बढ़िया सटीक एनालिसिस किया है। और अंश जी ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न उठाया, 2-3-4 दिन से काफी डिस्कशन चला, तो अपन सबने मिलकर ये सोचा कि इसको क्यों न हम जो है मीडिया में लाएं और ये बताना चाहें कि हम इस आधार पर अपना प्रेडिक्शन देते हैं, जिसको जो है दर्शक हमारी जो है चाहे रुझान समझें चाहे फलित समझें, जैसा भी समझे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी देखिएगा, मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि भाई परिणाम जो भी रहे, किंतु हमें जब भी कोई प्रेडिक्शन देना चाहिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो दुनिया में, उसको जो भी प्रेडिक्शन देना चाहिए वो पूरी का पूरी कैलकुलेशन के आधार पर देना चाहिए। हाँ, अपनी वही कैलकुलेशन मान्य होती है। एक्चुअली क्या है कि अदरवाइज क्या है कि आप राहु को यहाँ बिठा दो, केतु को वहां बिठा दो, क्योंकि कुंडलियों का ज्ञान जो है ना, अब देखो भारत की कुंडली बनाई हुई है, ओझा जी ने अपने शुरू में बताया कि वो भारत तो आज का थोड़ा है। अब आप कुंडली 1947 की बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने कुंडली बनाई जो है मान लो केजरीवाल जी की, आपने कुंडली बनाई मोदी जी की, आपने कुंडली बनाई योगी जी की, तो उनका जो टाइम है वो तो सटीकता से नहीं दिया हुआ। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर ले रहे हैं, सभी का बर्थ टाइम तो एक होना चाहिए ना। अब वो बर्थ टाइम एक नहीं है। योगी जी की कुंडली ले लो, कोई टाइम लिख रहा है, कोई टाइम ले रहा है, कोई टाइम ले रहा है, तो सब अपने अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जब आपके पास इस तरह से कोई प्रमाण ना हो कि उसका सही समय क्या है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही हम जो है रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी 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 जी, हम कह सकते हैं कि एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर के पास प्रश्न कुंडली एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से वो बहुत सटीक कैलकुलेशन कर सकता है। और ज्योतिष जो है, बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रम होता है, ये मैं कह देना चाहूंगा कि ज्योतिष में कोई ग्रह नकारात्मक तरीके से प्रभाव देते हैं। देखिएगा, कभी भी कोई ग्रह सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, ग्रह देता है अपने प्लेसमेंट के अनुसार फल। जैसे कि हमने यहाँ देखा राहु किस भाव में प्लेस है, हमने उसके हिसाब से उसके फल देखे। अब सामान्यतः ज्योतिष में लोग करते क्या है कि भाई राहु एक पापी ग्रह है और वो केवल नुकसान ही देगा। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि क्या पार्टी बीजेपी विजयी होगी, अगर राहु हमें 6th हाउस की प्रॉमिस दे रहा है, तो वो पापी हो या शुभ ग्रह हो, वो हमें 6th हाउस की प्रॉमिस दे रहा था, तो वो हमें विजय देने में सक्षम है। और जो ग्रह हमें विजय देने में सक्षम है वही हमारे लिए राजा है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई भी आडंबर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। कोई ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे भी सकता है, नहीं दे सकता। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। अब हम देखते हैं कि अगर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में गुरु मारक बाधक 1-8 का सिग्निफिकेटर बन गया, तो वो किसी व्यक्ति को नकारात्मक फल देने में भी सक्षम होता है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जो कि ज्योतिष के सभी अंधविश्वासों को, आडंबरों को दूर कर बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन दे मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसी के साथ अगर हमारे गुरुजन कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं, अन्यथा हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नहीं, बस ठीक है। बहुत सुंदर विषय लिया आपने, बहुत अच्छा विषय लिया है। और इसमें मतलब जो है आपके प्रश्न का उत्तर भी है, हमारे सिस्टम का भी जो है लोगों को पता होना चाहिए क्या है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी हवा में जो है कोई हाई कहा से जगह बात नहीं कर रहे, हम तो गणित के आधार पर कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई हवा में बात नहीं है कि राहु पड़ा है या फलानी कुंडली ये कर रही है, केजरीवाल ये कर रही है, उसकी ये कर रही, कोई नहीं। हमारी प्रश्न कुंडली जो ऑथेंटिक होती है, साइंटिफिक होती है, सपोर्टेड बाय वैदिक कंसेप्ट है, सपोर्टेड बाय स्टेलर थ्योरी है, सबकी तरफ से जो है कहीं भी किसी तरह का इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और जो रिजल्ट अच्छा देती है तो वही ज्यादा अच्छा मान होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी सबको सबको सबको